हेलो। आप लोगों ने एसी के लास्ट लेक्चर्स में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर स्टडी किया है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए। अब हम इनको कंबाइन करना चाहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए। एल और आर का कॉम्बिनेशन, सी आर का कॉम्बिनेशन और एल सी आर का कॉम्बिनेशन। इनमें क्या क्या वैल्यूज होंगी अपोजिशन की, क्या फेज रिलेशनशिप होगा, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल दीज थिंग्स वी वांट टू स्टडी वन बाय वन इन डिटेल। तो लेट अस फोकस ऑन टू आवर नोट्स। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज एल आर सर्किट की बात। तो मतलब प्योर इंडक्टर और रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है एल आर सर्किट। इसके अक्रॉस एसी लगाया हमने, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ईएमएफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टर अक्रॉस विच ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड। अब एक बात हमेशा ध्यान देना कि जब यहां से करंट जाएगा तो कुछ वोल्टेज तो इंडक्टर के क्रॉस मिलेगी और कुछ वोल्टेज हमें रेजिस्टर के क्रॉस मिलेगी। क्लियर? अब ये जो वोल्टेज इंडक्टर की है और जो रेजिस्टर की है, दोनों को प्लस करूंगा तो नेट वोल्टेज के बराबर नहीं होगी यहां पर। क्यों भाई? पहले तो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे तो हम देखते थे कि सीरीज में वोल्टेज सिंपली ऐड हो जाती है। यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों की करंट सेम फेज में नहीं है, दोनों के अंदर फेज डिफरेंस है। इनके फेज सेम नहीं है। जब फेज सेम नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। यहां पर आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना पड़ेगा। फेजर डायग्राम से हम देखते हैं कि जो फेजर्स होते हैं वो वेक्टर रिलेशंस ऑबे करते हैं। जो फेजर्स होते हैं वो वेक्टर रिलेशन ऑबे करते हैं, इसीलिए हम सिंपली बोल देते हैं वेक्टर सम ऑबे करेगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इस बात को ध्यान देना। जैसे ये 20 है और ये 30 है तो ये 50 नहीं होगा शुद्ध भाषा में। ये 20 है, ये 30 है, तो ये 50 नहीं होगा, सीधे जुड़ेंगे नहीं। अगर ये दोनों आर आर होते या दोनों एल एल होते तो ऐसा होता, क्योंकि वो सेम फेज में थे। बट डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स के लिए आप वोल्टेज को डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने टॉपिक को। यहां पर ई एल, दिस इज आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होगी याद रखिएगा। करंट, वोल्टेज क्या होती है? करंट इंटू ऑपोजिशन, याद रखना। ऑपोजिशन क्या है? एक्सएल। क्लियर? इसी तरह रेजिस्टर के क्रॉस ईएमएफ है ई आर, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और ये कितना होगा? आई आर एम एस इंटू आर, क्योंकि रेजिस्टर का ऑपोजिशन आर है। अब इंडक्टर का वोल्टेज है आई आर एम एस इंटू एक्सएल ई एल, और रजिस्टर का आरएमएस वोल्टेज है आई आर एम एस इंटू आर। यहां पर ये जो वोल्टेज है, आपको पता है इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो वोल्टेज क्या करेगी? लीड्स बाय पाई बाय 2, अगर मैं करंट को रेफरेंस लूं। और यहां पर रजिस्टर के केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो इन सेम फेज एज विद करंट, सेम फेज में होता है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना फेजर डायग्राम बनाऊंगा। इधर देखिए, अगर मैंने करंट को रेफरेंस लिया, किसको करंट रेफरेंस लिया? आई आर एम एस। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अलग अलग कलर से ड्रॉ करेंगे, इजी रहेगा समझने में। रजिस्टर की वोल्टेज सेम फेस में आती है और इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री आगे आती है। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। देखिए, अगर आपने करंट को रेफरेंस लिया तो रजिस्टर की वोल्टेज सेम फेस में है और इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। अब आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। जो राइट डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा। दिस इज द रिजल्टेंट ईएमएफ, ई आर एम एस रिजल्टेंट। तो ई आर एम एस इज द रिजल्टेंट ईएमएफ, बहुत ध्यान से सुनना, इज द रिजल्टेंट ईएमएफ फॉर दिस कॉम्बिनेशन। और रिजल्टेंट तो करंट इंटू ऑपोजिशन रिजल्टेंट। क्या हुआ? वोल्टेज क्या होती है? करंट इंटू ऑपोजिशन, और यहां पर अपोजिशन कौन सा? रिजल्टेंट, नेट अपोजिशन, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना है कि ई आर एम एस इज करंट इंटू रिजल्टेंट अपोजिशन, दैट इज सेट। अब देखिए आगे, फ्रॉम फेजर डायग्राम
ये आपका फेजर डायग्राम, दिस इज व्हाट वी कॉल फेजर डायग्राम। फ्रॉम फेजर डायग्राम वी नोटिस क्या कि जो रिजल्टेंट ईएमएफ है इसका स्क्वायर इंडक्टर की वोल्टेज का स्क्वायर प्लस रेजिस्टर की वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, बाद में लगा लेंगे। क्लियर? तो आपके पास ई आर एम एस का स्क्वायर क्या है? एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब ई एल क्या है? आई आर एम एस इंटू एक्सएल, आई आर एम एस इंटू एक्सएल। और आई आर क्या है? आई आर एम एस इंटू आर, इनका स्क्वायर। ये यहां पर आ गया। देखिए इंडक्टर की वोल्टेज क्या है? आई आर एम एस इंटू एक्सएल। रजिस्टर की वोल्टेज क्या है? आई आर एम एस इंटू आर। और नेट वोल्टेज क्या है? आई आर एम एस इंटू जेड। तो तीनों में स्क्वायर लगे थे, मैंने यहाँ पर स्क्वायर्स लगा दिए। अब आई आर एम एस कॉमन आकर के कट जाएगा, आई आर एम एस कॉमन आकर के कट जाएगा। तो जेड का जो स्क्वायर हुआ वो कितना हो गया? तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलआर सर्किट। दिस इज व्हाट वी कॉल इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलआर सर्किट। और अगर आपको ध्यान हो फेजर डायग्राम से जो हमने इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया था वहां से ये बात क्लियर नजर आती थी। मैं रिकॉल करा देता हूं, ये था मेरा इंपीडेंस ट्रायंगल, फेज एंगल आर, एक्स और जेड, ये हर सर्किट में वैलिड है। तो बताइए जेड कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और एक्स क्या है यहाँ पर? एक्सएल। क्लियर? अब देखिए ये था करंट और ये है वोल्टेज। तो करंट से वोल्टेज आगे है, कितना आगे? 5 मान लिया। कितना आगे? 5 मान लिया। तो ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट करंट पीछे है, करंट पीछे है, करंट लैग्स ईएमएफ बाय 5। किसमें? एलआर सर्किट में, इन एलआर सर्किट। और tan ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी? देखिए ये चीज जो है अगर आप ध्यान दें तो दिस इज द रेप्लिका ऑफ इंपीडेंस ट्रायंगल, दोनों सेम चीज है। तो tan 5 कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? इंडक्टर की वोल्टेज, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, यानी एल की वोल्टेज। और बेस क्या है? रेजिस्टर की वोल्टेज। वैल्यू पुट करो, क्या बन गया? एक्सएल बाई आर। वही चीज आ गई एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर का एक्स है यहाँ पर। सेम चीज आ रही है, ऑब्वियसली सेम चीज ही आएगी। जो आपको तरीके बताए वो फॉलो करिए। ये डेरिवेशन है, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए इतना ही बहुत है, अगर आप ध्यान रखें मेरी बात को। तो फाई इज व्हाट? tan इनवर्स एक्स एल बाई आर। फाई इज tan इनवर्स एक्स एल बाई आर। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ करंट दैट शुड बी आई नॉट साइन ओमेगा टी, पीछे है तो -5, आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। ये आ गई करंट की इक्वेशन। और आई नॉट क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आई नॉट होगा ई नॉट अपॉन ऑपोजिशन। ऑपोजिशन क्या है? जेड। सिंपल। करंट इज व्हाट? वोल्टेज अपॉन ऑपोजिशन। फोकस ऑन टू योर नोट्स, ध्यान से देखिए। और अगर ये एक समझ में आया आपको तो इसी पैटर्न पर आप सीआर और एलसीआर भी करेंगे, पैटर्न सेम है, बस वैल्यूज अलग है। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। ध्यान से कॉपी करिए इसको। तो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। एक आइडियल कैपेसिटर और रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, इनके क्रॉस लगा दिया हमने एसी वोल्टेज। कितनी? ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गई ईसी और रजिस्टर के अक्रॉस हो गई ई आर। तो यहां पर ईसी जो है दैट इज आई आर एम एस इंटू एक्ससी, और ई आर इज वॉट? आई आर एम एस इंटू आर। दिस इज ईएमएफ या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड दिस इज अक्रॉस रजिस्टर। यहां पर आपको पता है कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करेगी। तो वोल्टेज लैग्स बाय पाई बाय 2, ईएमएफ लैग्स बाय पाई बाय 2। और यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं, 0 डिग्री, सेम फेज में। तो रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करती है। अब हम फेजर डायग्राम से रिजल्टेंट ईएमएफ निकालेंगे और रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा? आई आर एम एस इंटू जेड। दिस इज रिजल्टेंट ईएमएफ।
और ये हम कंपेयर कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, फेजर डायग्राम से। तो अपना फेजर डायग्राम बनाते हैं पहले। क्लियर। करंट हमारा रेफरेंस है IRMS, रजिस्टर की वोल्टेज सेम फेज में और कैपेसिटर की 90 डिग्री नीचे है। यस, क्या हुआ, कैपेसिटर का करंट आगे तो वोल्टेज नीचे हुई ना, कितनी नीचे है, 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम लॉ से आप रिजल्टेंट ईएमएफ निकालते हैं, ये दिस इज द रिजल्टेंट ईएमएफ। और इस बार हम देख रहे हैं ईएमएफ नीचे है और करंट आगे है। करंट आगे है, कितना आगे, 5, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी करंट की वो क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, यहीं से समझ में आ रहा है ना। करंट आगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस 5, और आई नॉट क्या होगा, ई नॉट अपॉन सेट, करंट इज वोल्टेज अपॉन अपोजिशन। ये बातें तो बिल्कुल कॉमन हो गई। अब देखिए, तो फ्रॉम फेजर डायग्राम आरएमएस वोल्टेज का स्क्वायर इज कैपेसिटर वोल्टेज स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, ये इसका राइट डायगोनल है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, कैपेसिटर की वोल्टेज का स्क्वायर प्लस में रजिस्टर की वोल्टेज का स्क्वायर। अब इनको पुट करो वैल्यूज, कैपेसिटर में IRMS XC स्क्वायर, रजिस्टर में R आ जाएगा और कंबाइंड सर्किट में Z आ जाएगा। करंट कॉमन आके कट जाएगा, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज Z स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट। दिस इज व्हाट, इंपीडेंस किसकी, सीरीज CR सर्किट। क्लियर। और यहां पर करंट आगे है, करंट आगे है, लीड कर रहा है, करंट लीड्स EMF बाय 5, सो दैट tan ऑफ 5 इज, देखिए tan 5 क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, EC, और बेस क्या है, ER। दिस इज XC बाई R। तो फेज एंगल कितना हो गया, tan इनवर्स XC बाई R। और आप ध्यान दें तो सारी चीजें इंपीडेंस ट्रायंगल से दोबारा वेरीफाई हो रही, बस फर्क क्या है, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रही XC, पिछले वाले में इंडक्टिव रिएक्टेंस थी XL, और फॉर्मूले भी एक ही पैटर्न के। और जो इक्वेशन ऑफ करंट है, इक्वेशन ऑफ करंट दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। बस इतना ध्यान देना, जब भी इंडक्टर वाला सर्किट होगा तो करंट लैग कर रहा है, और कैपेसिटर वाला होगा तो करंट लीड कर रहा है। क्लियर। और अगर दोनों आ जाएंगे तो देखना पड़ेगा किसका इफेक्ट ज्यादा है। अगर एक्सेल का इफेक्ट ज्यादा है, इंडक्टर की अपोजिशन एक्सेल का इफेक्ट ज्यादा है, तो करंट लैग करेगा, और अगर एक्सी का इफेक्ट ज्यादा है तो करंट लीड करेगा। तो जब हम LCR में देखेंगे तो यही चीज हमें देखनी होगी, जब एक्सेल ज्यादा होगा उसको बोलेंगे इंडक्टिव LCR, XC ज्यादा होगा तो कैपेसिटिव LCR। तो जब इंडक्टिव होगा तो करंट की इक्वेशन में -5 आएगा, और जब कैपेसिटिव आएगा तो करंट की इक्वेशन में +5 आएगा। तो फिलहाल आपने देखा CR सर्किट, इसमें हम करंट और वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ये बातें आपको क्लीन होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सीरीज LCR सर्किट की। कौन सा सर्किट, LCR सर्किट, एंड ऑब्वियसली सीरीज। क्लियर। अब मेरे पास एक इंडक्टर है L, कैपेसिटर है C और रेजिस्टर है R, LCR। तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसके क्रॉस EMF लगा दिया मैंने E नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है L, EL, कैपेसिटर के क्रॉस EC और रेजिस्टर के क्रॉस ER। अगर ये 100 हैं तो टोटल कितनी होगी, 300 नहीं होगी। ये दोबारा बता रहा हूं, बहुत बार बता चुका मैं आपको। यहाँ पे वेक्टर सम करना होगा क्योंकि सारे सेम फेज में नहीं है, सारे सेम फेज में नहीं है। क्लियर, यू कैन नॉट एड देम डायरेक्टली बिकॉज दे आर इन डिफरेंट फेज। अब व्हाट इज EL, EL is IRMS into XL, EC is IRMS into XC, ER is what, बोलो, IRMS into R। क्लियर, ये EMF इंडक्टर का, और इंडक्टर का EMF करंट लैग करता है तो EMF लीड्स बाय
π/2 करंट के रेफरेंस से बोल रहा हूं। यहां पर ईएमएफ लैग्स बाई π/2 और यहां पर सेम फेज। क्लियर? तो अब हम दोबारा फेजर डायग्राम बनाते हैं। यहां तक क्लियर है? फेजर डायग्राम बनाते हैं। करंट मैंने रेफरेंस लिया और मुझे मालूम है अगर ये करंट है IRMS तो आपके पास रेजिस्टर की वोल्टेज सेम फेज में होगी, इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज अलग अलग है। इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर है और कैपेसिटर की 90 नीचे है। तो अगर कोई पूछे कि इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज के बीच में कितना डिफरेंस है फेज एंगल, तो 180 डिग्री उल्टा है ये, क्योंकि एक 90 ऊपर गई और एक 90 नीचे आई। तो डिफरेंस कितना हो गया? एक 90 ऊपर गई और एक 90 नीचे आ गई, तो 180 डिग्री का डिफरेंस है। अब मुझे एक, दो और तीन, तीनों का वेक्टर सम करना है। कैसे करूंगा? ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं पहले इनको माइनस करूं। माइनस करते टाइम सबसे पहला केस मैं देख रहा हूं, EL बड़ा है EC से, यानी XL बड़ा है XC से। इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव LCR। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव LCR। क्लियर? देखो ये दोनों अपोजिट हैं बेटा, बहुत ध्यान से। अगर EL बड़ा होगा तो EL माइनस EC, और अगर EC बड़ा होगा तो EC माइनस EL, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल कर जाएंगे। मतलब तीन केसेस हो सकते हैं यहाँ पर। इंडक्टर की डोमिनेंसी, मतलब L की डोमिनेंसी नहीं, XL की डोमिनेंसी, इंडक्टिव LCR। XC की डोमिनेंसी, XC ज्यादा है, कैपेसिटिव LCR। दोनों बराबर हैं तो ना इंडक्टिव हुआ ना कैपेसिटिव हुआ, बचा क्या? रेजिस्टिव। रेजिस्टिव LCR, और उसी को रेजोनेंस बोलेंगे। तो यहाँ तीन कंडीशंस हो सकती हैं, XL डोमिनेट कर रहा है, XC डोमिनेट कर रहा है, या फिर दोनों बराबर हैं। क्लियर? तो फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं XL डोमिनेट कर रहा है। अब शुरू करते हैं। अगर EL बड़ा है EC से, EL इज ग्रेटर देन EC, तो मैंने क्या किया यहाँ, मान लो ये 200 है, ये 100 है, तो 200 में से 100 माइनस किया, जो भी बचा EL माइनस EC, उसका रिजल्टेंट निकाला पैरेललोग्राम लॉ से रेजिस्टर की वोल्टेज के साथ। तो ये आपका आ गया RMS वोल्टेज, ERMS। तो फ्रॉम फेजर डायग्राम ERMS का स्क्वायर इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये क्या है बताइए? क्या है? EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस में ER का स्क्वायर। तो IRMS सेट का होल स्क्वायर इज IRMS XL माइनस, इनकी वैल्यूज डाल दीजिए। अब देखिए IRMS का स्क्वायर कॉमन आकर के इससे कट जाएगा, Z विल बिकम XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर का रूट। ये आ गया इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। क्लियर? किसका इंपीडेंस है? सीरीज LCR सर्किट का। नेक्स्ट, करंट लैग करेगा ऑब्वियसली, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है। वैसे भी देख लो, EMF ऊपर है, करंट पीछे है, फेज एंगल फाई, तो करंट लैग्स EMF बाई फाई, सो दैट tan ऑफ फाई कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? EL माइनस EC, दैट इज XL माइनस XC बाई R। क्योंकि करंट कट जाएगा, है ना? करंट यहाँ पे क्या होगा? कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी करंट है, दोनों करंट कट जाएंगे। क्लियर? तो फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। और करंट की इक्वेशन आएगी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहां पर I नॉट इज E नॉट बाई Z। Z क्या है? इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो ध्यान से देखिए, ERMS का स्क्वायर इज EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। सॉल्व किया, इंपीडेंस आ गई। करंट लैग कर रहा है, tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये भी इंपीडेंस ट्राइंगल बन रहा है। बस ये ध्यान देना जो रिएक्टेंस है नेट, वो XL माइनस XC है ना? इंडक्टर के केस में XL थी, कैपेसिटर के केस में XC है, और LCR में रिएक्टेंस कितनी है? XL माइनस XC, अगर XL बड़ा है, और अगर XC बड़ा होगा तो XC माइनस XL। समझ में आ रही बात? इतना नोट करिए ध्यान से, इट शुड बी क्लीन टू यू।
तो अब दूसरा केस देखते हैं। अगर हमारा सेकंड केस इसी के अंदर, अगर कैपेसिटर की वोल्टेज ज्यादा हो इंडक्टर से, यानी एक्सी बड़ा हो एक्सएल से, तो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव एलसीआर। सिंपल है, फेजर डायग्राम बनाओ। देखो करंट, रजिस्टर की वोल्टेज सेम फेस में, क्लियर। इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर और कैपेसिटर की वोल्टेज 90 डिग्री नीचे। और आपको पता है इस बार कैपेसिटर ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटर की वोल्टेज में से इंडक्टर की वोल्टेज को माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी, ईसी माइनस ईएल। पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ये रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट ईएमएफ और रिजल्टेंट ईएमएफ करंट, इनके बीच में फेज एंगल है फाई। तो इस बार करंट ऊपर है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो इक्वेशन क्या आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्लियर। और आई नॉट क्या होगा, ई नॉट बाई जेड, क्लियर। अब देखिए जरा, रिजल्टेंट ईएमएफ निकाल लेते हैं, सेम पैटर्न पे आप निकालेंगे। ई आर एम एस का स्क्वायर इस बार दिस इज ईसी माइनस ईएल का होल स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर। आई आर एम एस कॉमन, देखिए सेम कैलकुलेशंस चल रही है अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो z की वैल्यू क्या हो गई, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर रूट। दिस इज इम्पीडेंस, नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो और साथ में यहाँ पे करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से फाई एंगल से, और tan ऑफ फाई की वैल्यू क्या है, कितनी बोलिए, ईसी माइनस ईएल बाई रजिस्टर की वोल्टेज, तो दैट इज एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। आई डोंट रिक्वायर कैलकुलेशंस अगेन, बस आपको समझाने के लिए दोबारा कर रहा हूँ, अदरवाइज तो फॉर्मेट सेम है। वहां पे एक्सएल माइनस एक्सी था, यहाँ पर एक्सी माइनस एक्सएल है, बाकी कहानी सेम है सारी की सारी। एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ एक्सी माइनस एक्सएल, वहां करंट लैग था माइनस फाइव, यहाँ लीड है प्लस फाइव, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो फाइव इज व्हाट, tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, क्लियर। अब आता है केस 3, जब रेजिस्टर अकेले बचेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की वोल्टेज बराबर है, यानी एक्सएल एक्सी के बराबर है। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो ये दोनों टर्म्स माइनस कर जाएंगे, तो नेट वोल्टेज जो होगी वो ई आर के बराबर होगी, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी वो रेजिस्टर की वोल्टेज के बराबर होगी, यानी जेड आर के बराबर होगा। किसी भी एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस इससे कम कभी नहीं हो सकता। दिस इज द मिनिमम इंपीडेंस, ध्यान देना, दैट एलसीआर सर्किट कैन ऑफर। मिनिमम इंपीडेंस दैट ए एलसीआर कैन ऑफर, इससे कम नहीं ऑफर करेगा कोई भी एलसीआर सर्किट, क्योंकि एक्सएल एक्सी दोनों खत्म हो गए, आपस में कैंसिल कर गए, अकेला रेजिस्टर बचा। और ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं रेजिस्टिव एलसीआर, और इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो फेज एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, करंट और वोल्टेज सेम फेज में, तो करंट की इक्वेशन क्या हुई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इक्वेशन हुई, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ना प्लस फाइव और ना माइनस फाइव, और आई नॉट क्या है, ई नॉट बाई ऑपोजिशन इज सिंपली आर। तो इस केस में इंपीडेंस मिनिमम है और जो करंट की पीक वैल्यू है वो भी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा पीक आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली पीक मैक्सिमम है तो आरएमएस भी अपने आप में मैक्सिमम है, क्लियर। Opposition by the circuit is minimum and maximum current flows through the circuit under the third case, that is resistive LCR, and this thing is known as resonance. नोट करिए यहां तक, तीनों केसेस LCR के आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे LCR का, तो सबसे पहले हम एक्सएल और एक्सी में ये देखेंगे बराबर हैं क्या, ये एक्सएल बड़ा है या एक्सी बड़ा है। अगर एक्सएल बड़ा होगा तो इंडक्टिव वाले फॉर्मेट पे चल देंगे, एक्सी बड़ा होगा कैपेसिटिव वाले फॉर्मेट पे चल जाएंगे, और दोनों अगर बराबर होंगे तो कुछ बचा ही नहीं, दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ आर है वहां पे, मिनिमम इंपीडेंस एंड मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड
रेजोनेंस, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय टिल देन।